क्या सिचुएशन चल रही है हमारे पास। आई थिंक वो कहते हैं जी कौन कौन सा करना था। 2 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं आपको। फास्फोरस के हिसाब से क्या, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड बोला होगा और सल्फर के साथ हेक्सा फ्लोराइड बोला होगा। क्या वजह है? अच्छा वैसे यहां पर आप पेंटाफ्लोराइड बाद में बोल दीजिएगा, इनिशियली मैं इसको फास्फोरस 5 फ्लोराइड और सल्फर 6 फ्लोराइड बोल देता हूं। यू नो फास्फोरस 5 फ्लोराइड बोलने का मतलब क्या है कि इस कंपाउंड में फास्फोरस की वैलेंसी क्या होगी, 5 होगी। फ्लोरीन ज्यादातर 1 वैलेंसी ही कैरी करता है। अगर ये इधर आ गया और ये उधर चला गया तो क्या हो जाएगा जी, P1 और F5 हो जाएगा। हाँ अब बेशक आप इसका नाम क्या रख दें, फास्फोरस 5 फ्लोरीन की वजह से पेंटाफ्लोराइड। और यहां पर आप सल्फर की बात करेंगे तो 6 इसकी वैलेंसी है, फ्लोराइड की 1 वैलेंसी है। क्रॉस बेस करेंगे तो S1 और F6 हो जाएगा। अब बेशक इसका नाम क्या रख दिया जाए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ओके जी, किसको मसला इस बात से? अच्छा अब इस फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड में एक फास्फोरस है जी और उसके साथ कितने फ्लोरीन्स जुड़े हुए हैं, 5 फ्लोरीन्स जुड़े हुए हैं जी। 1 2 3 4 और ये 5। यू नो फ्लोरीन ग्रुप नंबर 7 में है, उसने 8 बनाने के लिए एक शेयर करना है तो सारे के सारे जो हैं वो एक एक अपना इलेक्ट्रॉन यहां देने की कोशिश करेंगे। अच्छा अब फास्फोरस भी चूंकि किस ग्रुप में है, ग्रुप 5 में है, तो मैंने कहा तो उसकी मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है, टू शेयर 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसने 5 शेयर कर लिए हैं। वैसे जनरल एक्चुअल वैलेंसी क्या होनी चाहिए, शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स वाली, लेकिन हमने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था कि वो सारे के सारे शेयर कर सकता है, तो कर दिए उसने जनाब साहब। ठीक है, फ्लोरीन का अब अगर आप कहते हैं जी क्रॉसेस फ्लोरीन के हैं तो फ्लोरीन के कितने क्रॉसेस रह जाएंगे, हर किसी के 6 रह जाएंगे जी। हेलो जी, दिस इज दैट फास्फोरस का पेंटाफ्लोराइड है जो हमने बनाना था। आई होप आपने बनाया हुआ होगा और बिल्कुल ऐसा ही बनाया हुआ होना चाहिए। वो भाई साहब ने नहीं बनाया तो मैंने दोबारा बना दिया। किसको मसला इस बात से? सिमिलरली अगर मैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड तक जाऊं तो यहां पर क्या सिचुएशन चल रही है, यहां पर सल्फर है जी और उस सल्फर के साथ क्या लगा हुआ है, 5 नहीं बल्कि 6 फ्लोरीन्स लगे हुए हैं। और 6 फ्लोरीन्स क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि सल्फर के वैलेंस शेल में क्या सीन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अब उसकी मैक्सिमम वैलेंसी क्या है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करना। फ्लोरीन्स क्या करेंगे, वो तो शेयरिंग के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, इन्वेस्ट करेंगे। सल्फर उन सब के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करेगा। सल्फर के 6 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और हाँ वंस अगेन हर फ्लोरीन के पीछे कितने रह गए, 6 रह गए, वो भी ड्रॉ कर लीजिए। हेलो जी, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। जी बेटा जी, कुछ हद तक हाँ कहा था।
पहले आप जरा मुझे स्टेबिलिटी का मतलब एक्सप्लेन कीजिए कि स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है। जी नहीं, ये मतलब तो नहीं होता। तो आप असल में जिस बुनियाद पर सवाल कंपोज कर रही हैं, बुनियाद थोड़ी सी खराब है, उस बुनियाद पर थोड़ी सी बात करते हैं जनाब। आई थिंक मुझे अभी स्टेबिलिटी के ऊपर हल्की सी बात कर लेनी चाहिए। जैसे ओ लेवल में आप वहां स्टेबिलिटी की क्या बुनियाद समझते हैं, लाइक किस चीज को स्टेबिलिटी कहते हैं? वैलेंस शेल के कंप्लीट होने को क्या कहते हैं? आई बिलीव वहां वैलेंस शेल के कंप्लीट होने को स्टेबल होना कहते हैं। ठीक है जी, मतलब किसी भी नोबल गैस की बात अगर आप करेंगे तो उन सब के वैलेंस शेल्स क्या होते हैं? वो कंप्लीट होते हैं। उस बुनियाद पर ना वो लूज करते हैं, ना वो गेन करते हैं, ना वो शेयर करते हैं। वो इनर्ट होते हैं, वो अनरिएक्टिव होते हैं, और वो स्टेबल होते हैं या वो नोबल होते हैं। ये हमारा एक ऑर्डिनरी लेवल का वर्जन है। और हर एलिमेंट क्या चाहता है? हर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है, या गेन क्यों करता है, या शेयर क्यों करता है? एक्चुअली वो क्या बोलते हैं, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है ताकि उसी जैसा वो भी स्टेबल हो जाए। अच्छा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज ये है कि ये जो अप्रोच है स्टेबिलिटी की, दिस इज वेरी मच ऑर्डिनरी अप्रोच ऑफ स्टेबिलिटी, या ओ लेवल की ऑर्डिनरी लेवल की अप्रोच है जिस बुनियाद पर आपने स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट खड़ा किया। अब जो ए लेवल में अगर मैं स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट की बात करूंगा तो मुझे लगता है मुझे ए लेवल में स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चूंकि आपको अगर याद हो तो आयनिक बॉन्डिंग की अगर मैं मिसाल दूं, कोवलेंट की तो चलो मैं बाद में दूंगा, अगर मैं आयनिक की मिसाल से स्टार्ट करूं तो मुझे एक बात बताएं, आपने आयनाइजेशन एनर्जी भी तो पढ़ी है ना, या नहीं पढ़ी है? मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हमारा ओ लेवल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ओ लेवल के कॉन्सेप्ट में हमने कभी भी नहीं पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, या इलेक्ट्रॉन थैंक यू सर, ओ लेवल में क्या हमने नहीं पढ़ा? हमने वहां कभी भी ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मतलब कैटाइन बनाने के लिए कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है कि नहीं, इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने कभी भी नहीं पढ़ा। हमने तो इवन ए लेवल में भी ये नहीं पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त कोई एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ठीक है, बहरहाल लेकिन हाँ, हमें अंदाजा जरूर हो चुका है कि जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त कोई एनर्जेटिक्स इन्वॉल्व है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करते वक्त भी कोई एनर्जेटिक्स इन्वॉल्व होगी। अब ये एनर्जेटिक्स का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? बिकॉज जब ओ लेवल का बच्चा सोचता है मेटल के बारे में, वो सोचता है जी मेटल के एटम्स की वैलेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, कि वो खुद ही क्या करेंगे, आउट ऑफ नोवेयर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज कर लेंगे। मतलब वो चाहते हैं कि बस वो फूंक मारेंगे अंदर से ही और इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे और वो मेटल जो है वो कैटायन बन जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एनायंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स किसी ने लूज किया कि नहीं किए, वो कहीं से भी गेन कर लेंगे और वो बस नेगेटिव हो जाएंगे, उनकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी और स्टेबल हो जाएंगे। मतलब इस पूरे प्रोसेस के अंदर ना एक एनर्जी का सिस्टम इन्वॉल्व है। एनर्जी का सिस्टम क्या इन्वॉल्व है? इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त क्या होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त क्या होगा, हाँ शायद एनर्जी रिलीज होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त जो एनर्जी लगेगी वो बहुत ज्यादा लगेगी, और इलेक्ट्रॉन ऐड कराते वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत कम रिलीज होगी, जिस वजह से जो उसका क्या बोलते हैं ओवरऑल एनर्जेटिक्स होगा वो एंडोथर्मिक होगा। निकालते हुए एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होएगी और इलेक्ट्रॉन को ऐड कराते वक्त एनर्जी कम रिलीज होगी, तो ओवरऑल एनर्जेटिक्स एंडोथर्मिक होगा। मतलब सिस्टम का कैटाइन या एनायन बनाने के लिए आपने हेल्प किया है, आपने एनर्जी दी है, खुद ब खुद उसने वो काम नहीं किया। अगर उसने खुद ब खुद वो काम नहीं किया तो इसका मतलब है वो सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ नहीं गया। आपने हेल्प किया है, आपने एनर्जी दी है, तो जिस रिएक्शन को करने के लिए आपने एनर्जी दी है, आई बिलीव, बेटा ध्यान देंगे, जरा इधर ध्यान देंगे, टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो अगर आपने एनर्जी उसको दी है, उस काम को करने के लिए, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, तो मैं समझता हूं कि वो खुद से अगर नहीं हुआ, आई डोंट बिलीव कि वो कोई बड़ा फीजिबल रिएक्शन था, या बड़ा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, या बड़ा कोई स्टेबल रिएक्शन था।
कि एटम्स को पता ही नहीं है कि हम ये काम कर सकते हैं और हम जोर जबरदस्ती काम करा रहे हैं। जो काम हम जोर जबरदस्ती कराएंगे और एटम्स खुद नहीं करना चाहेंगे या नेचुरली स्पॉन्टेनियसली वो नहीं करेंगे, मैं उस रिएक्शन को स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता हुआ नहीं समझता हूं। लेकिन फिर भी कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो एग्जिस्ट कर जाते हैं। व्हाई वुड दे एग्जिस्ट? के इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, इलेक्ट्रॉन देते वक्त बहुत कम एनर्जी रिलीज होगी, ओवरऑल एनर्जी चेंज उनका पॉजिटिव होगा, फिर भी वो आयनिक कंपाउंड बहुत अच्छी स्टेबिलिटी से एग्जिस्ट कर रहा होगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज आपने एक दफा आयंस बना दिए, इट्स नॉट जस्ट द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। वंस दोज आयंस आर फॉर्म्ड, they will what? They will attract each other. They'll form a cluster of ions. They'll form a crystal lattice of ions. They'll form a hell of ionic compounds. They'll form a hell of ionic bonds. जितने ज्यादा वो आयनिक बॉन्ड्स बनाएगा एक 3 डायमेंशन के अंदर, कि एक एक कैटाइन 6 आयनिक बॉन्ड्स बनाएगा, एक एक एनाइन 6 आयनिक बॉन्ड्स बनाएगा, एंड बॉन्ड बनाएगा, क्या होगा? तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, बनते वक्त एनर्जी रिलीज होती है। तो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी क्या होते वक्त? आयोनिक लैटिस फॉर्म होते वक्त। कि ओवरऑल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम क्या होगा? इट विल बी नेगेटिव। क्या होगा? मैं कह रहा हूं इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि ओवरऑल एनर्जेटिक्स ऑफ द रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक, एंड वी मस्ट बी सेइंग देन कि क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इंप्रूव हो रही है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त लूज और गेन करने की जनरल वैलेंसियां, हाँ वैलेंसियां वहां से देख सकते हैं कि नोबल गैस जैसा हर कोई होना चाहता है, लेकिन इतना ऑर्डिनरी स्टेटमेंट देना कि जी जो भी नोबल गैस जैसा हो गया तो वो स्टेबल हो जाएगा, आई थिंक ये स्टेटमेंट सही नहीं है। मतलब एडवांस लेवल पे तो स्टेटमेंट ठीक नहीं है। हाँ, स्टेटमेंट में क्या तब्दीली आनी चाहिए? मैं समझता हूँ स्टेटमेंट में एनर्जेटिक्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। एंड मैं एक सिंपल सी स्टेटमेंट दूंगा, जब भी एनर्जी क्या होगी, जब भी एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम तब स्टेबल होगा। अब किसी भी प्रोसेस में आप देख लीजिएगा, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो अब कल वाली बात पे अगर दोबारा मैं बात करूं तो जितने ज्यादा बॉन्ड्स फॉर्म होंगे क्या होगा? उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना क्या होगा? उतना ज्यादा सिस्टम स्टेबल होगा। तो मैं तो सिस्टम की स्टेबिलिटी को आयनिक बॉन्ड हो या कोवेलेंट बॉन्ड हो, एनर्जी के रिलीज के साथ देखता हूं। आई वुड लाइक टू राइट दिस ऑन द हेडर ऑफ योर पेज। उन्होंने इस पेज के हेडर पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो आप पिछले पेज के हेडर पे चले जाएं या उससे पिछले पेज के हेडर पे चले जाएं या किसी भी पेज के हेडर पे चले जाएं जहां पर आपके पास जगह मौजूद हो। बल्कि काम करें, हेडर पे मुझे लगता है मैं थोड़ा शायद जुमले ज्यादा ना लिखवा दूं, पूरी नहीं आएगी बात। आप नीचे नॉर्मल नोट्स में हैं। नॉर्मल नोट्स में से एग्जांपल क्या चल रही है? ये वाली एग्जांपल खत्म करें और हेडिंग दें जी जनाब साहब, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। मैं पहले कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी समझा दूं फिर मैं आगे जाऊंगा जी। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, इसके आप 2 कॉलम्स बना लीजिए प्लीज। और एक तरफ लिख दीजिए ओ लेवल अप्रोच, और दूसरी तरफ लिख दीजिए एएस लेवल अप्रोच। अगर आप A2 में होते हैं और मुझे आपको ये ओ लेवल की अप्रोच भी रिवाइज करानी पड़ती, एएस लेवल की अप्रोच भी रिवाइज करानी पड़ती और स्टेबिलिटी की कोई A2 लेवल की अलग से अप्रोच बनानी पड़ती, तो मैं शायद आपको 3 कॉलम्स बना के देता। लेकिन अभी मैं चूंकि एस लेवल पर हूं तो ओ लेवल वाला रिवाइज कराना है, एएस वाली नई बात बतानी है। किसके लिए जी? कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी के लिए। ओ लेवल की अप्रोच में क्या लिखेंगे? एटम्स बिकम स्टेबल व्हेन दे अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो लिखेंगे जनाब ओ लेवल की अप्रोच में, एटम्स बिकम स्टेबल by attaining the nearest noble gas configuration.
atoms become stable by what? By attaining the nearest noble gas electronic configuration. By attaining the nearest noble gas electronic configuration. Atoms become stable by attaining the nearest noble gas electronic configuration. अच्छा, दूसरी तरफ जाके लिखें, एएस लेवल अप्रोच की तरफ लिखें। वहां मैं एटम की बात नहीं करूंगा, वहां मैं सिस्टम की बात करूंगा। सिस्टम बिकम्स स्टेबल बाय रिलीजिंग एनर्जी। सिस्टम बिकम्स स्टेबल बाय रिलीजिंग एनर्जी। सो यू नो क्या बात हो रही है? ऑर्डिनरी लेवल में किसकी बात हो रही थी? अटेनिंग द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही थी। प्लीज अंडरलाइन करें वहां पे नोबल गैस को। नोबल गैस की क्या साइंस होती है? उनमें वैलेंस शेल्स आर, वहां पे लिखे नोबल गैस को करने के लिए वैलेंस शेल्स आर कंप्लीट। वैलेंस शेल इज कंप्लीट। नोबल गैस के वैलेंस शेल्स क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। तो इसका मतलब हर एटम क्या चाहता है? सो एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग, हेंस टू गेट स्टेबल। तो लिखें जी, एवरी एटम, बल्कि क्या लिखा था अभी आपने पहले? नोबल गैस क्या लिखे? वैलेंस शेल्स आर कंप्लीट। तो लिखें, सो एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। Every atom wants to complete its valence shell by what? By losing, gaining or sharing. Every atom wants to complete its valence shell by losing, gaining or sharing electrons. Hence to get stable. Hence to get stable. Hence to get stable. ये हमारा ओ लेवल का अप्रोच है। इस बुनियाद पर आज तक आपने जितने भी कंपाउंड्स बनाए हैं वो सारे बनाए हैं, ठीक है। और अभी हमारे पास जो एएस लेवल की अप्रोच है, ओ लेवल की भी ठीक है, काफी सारे मॉलिक्यूल्स वही चला रहा हूँ ना, जनरल वैलेंसियां तो वहीं से लेकर आ रहा हूँ। ये तो कल के लेक्चर में क्या हुआ है कि जनाब साहब एक्सपेंडेड ऑक्टेट की कोई बात भी आ गई है, ठीक है, और उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की बात भी आ गई है। और खैर बहरहाल जो भी बात आई है, मैं इस वक्त स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिरे से चेंज कर देना चाहता हूँ। मैंने उसको रिलेट कर दिया किसके साथ? रिलीज ऑफ एनर्जी के साथ। और मैं समझता हूँ सिस्टम इज फेड अप ऑफ इट्स एनर्जी, ठीक है, कि जितनी एनर्जी अपने अंदर से वो निकालेगा उतना ज़्यादा क्या होगा? उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। और ये एनर्जी रिलीज कैसे होगी? जितना वो बॉन्ड फॉर्म करेगा, जितनी वो फोर्स लगाएगा, सिस्टम की अपनी जितनी फोर्स लगेगी, जितना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें डेवलप होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो। तो आपने क्या लिखा? सिस्टम गेट्स स्टेबल बाय व्हाट? बाय रिलीजिंग एनर्जी। अच्छा, अगला जुमला लिखिए, एनर्जी इज रिलीज्ड बाय मेकिंग बॉन्ड्स। उधर एएस लेवल के अप्रोच में आ जाए, वहां पे आपने लिखा है सिस्टम बिकम्स स्टेबल बाय रिलीजिंग एनर्जी। प्लीज अंडरलाइन द वर्ड रिलीजिंग एनर्जी। रिलीजिंग एनर्जी को अंडरलाइन करके लिखिए, एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। या तो ले दीजिए व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, और व्हेन फोर्स or when there is an increase in the force of attraction, or when there is an increase in the force of attraction. एनर्जी के साथ हमने क्या किया? इट इज रिलीज्ड व्हेन क्या होता है? सिंपल सी बात है, व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, या फिर मैं बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड की जगह क्या लिखता हूं? व्हेन देयर इज क्या? इंक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो बुनियादी तौर पर अगर मैं इस अप्रोच को लेके चलूं तो मुझे एक बात बताइए कि आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला यूनिट्स होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स से
क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, या कोई भी कोवलेंट कंपाउंड अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट से क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, उसकी ऑर्डिनरी लेवल की अप्रोच देंगे तो वहां क्या होगा सर, वो एटम्स के वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होते, जब आयनिक कंपाउंड बन जाता है तो अपना वैलेंस पे काम करें जनाब साहब, पिछले कॉलम्स बराबर करें, ये कॉलम्स बराबर करें, नए कॉलम्स बनाएं। नए कॉलम्स में एक तरफ सवाल क्या लिखें, एक्सप्लेन व्हाई द आयनिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन इट्स रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, और दूसरी तरफ क्या लिखूंगा, एक्सप्लेन व्हाई द कोवलेंट कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन इट्स रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। पिछले ओ लेवल अप्रोच और एएस लेवल अप्रोच की कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी खत्म करिए और नया सवाल क्या डेवलप करिए, explain why an ionic compound is what is more stable than its respective elements। और दूसरी तरफ सवाल क्या लिखेंगे, explain why a covalent compound is more stable than its respective elements। ओके जी, बताएं जनाब साहब, आयनिक कंपाउंड किस चीज से बनता है, मेटल और नॉन मेटल से। तो मेटल्स इन द एलिमेंट स्टेट या नॉन मेटल्स इन द एलिमेंट की स्टेट में दे आर लेस स्टेबल, बट व्हेन दे फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड दैट आयनिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल। या मेटल्स और नॉन मेटल्स आपको पता है ज्यादातर एलिमेंट की फॉर्म में रहते ही नहीं है, वो क्या बनाने की कोशिश करते हैं, वो कंपाउंड बनाकर कंपाउंड की शक्ल में रहने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम कहते हैं जी कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन एलिमेंट्स, या एलिमेंट्स इस वजह से कंपाउंड्स बनाते हैं बिकॉज कंपाउंड्स आर स्टेबल। क्यों जी, इसकी ओ लेवल की अप्रोच क्या है, ओ लेवल की अप्रोच क्या होगी सर, आयनिक कंपाउंड में ऑपोजिटली चार्ज आयंस होंगे, उनके वैलेंस शेल्स क्या होंगे, कंप्लीट होंगे, एज कंपेयर टू जो एटम्स इन द एलिमेंट होते हैं उनके वैलेंस शेल्स कंप्लीट। तो आई थिंक ये जवाब होगा। पहले इसका ओ लेवल की अप्रोच दे दीजिए, इस सवाल के जवाब मिलेगा जी, जवाब में जाएं पहले कौन सी अप्रोच दें जी, ओ लेवल अप्रोच। Because in ionic compound क्या होता है, the valence shells of ions are what, because in ionic compound the valence shells of ions are complete, whereas in the elements the valence shells of atoms are not complete, whereas in the elements the valence shells of atoms are incomplete। किसी को मसला भाई इस बात से, हम क्या बात कर रहे हैं कि इन द केस ऑफ क्या लिखा जी, आप लिख रहे हैं कि because in ionic compounds the valence shells of ions are complete, whereas in the elements the valence shells of atoms are incomplete। तो वो कंप्लीट करने के चक्कर में ये एक लूज करता है, दूसरा गेन करता है, एक कैटन बनाता है, दूसरा एनन बनाता है, एक अल्टीमेटली आयनिक। अच्छा, लेकिन अब इसकी ए लेवल की अप्रोच क्या है, इसी सवाल के जवाब में जाएं, एएस लेवल की अप्रोच में जाएं। एएस लेवल की अप्रोच का जवाब मैं कैसे कंपोज करूंगा, गौर से मेरी बात सुनिए कि जब आयनिक कंपाउंड बनता है तो देयर आर बेसिकली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व। कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जी, वैसे तो और भी बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मैं उसके जस्ट 3 स्टेप्स समझाने की कोशिश करूंगा कि जो मेटालिक एटम्स होते हैं उनको क्या किया जाता है। आई बिलीव मेटालिक एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, नहीं,
मेटालिक एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स लूज करवाए जाते हैं, करते नहीं, उनको उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलवाए जाते हैं। हाँ, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलवाना क्यों आसान होता है? एक निकालने होते हैं या दो निकालने होते हैं या बहुत हो तो तीन निकालने होते हैं। ये नॉन मेटल में से क्यों इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलवाए जाते हैं? वो ज्यादा होते हैं, तो इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स निकालना एनर्जेटिकली फिजिबल नहीं होता। इसलिए ओ लेवल में मेटल को कहते थे देयर वैलेंसी इज टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन मेटल्स में कहते थे देयर वैलेंसी इज टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ये वैलेंसी का चक्कर क्या था? असल में एनर्जी का चक्कर था कि अगर किसी के पास 3 होंगे, वैलेंस में 2 होंगे या 1 होगा, तो उस वक्त 1, 2 या 3 लूज करवाना ज्यादा फिजिबल है एज कंपेयर टू 6, 5 या 7 गेन करवाया जाए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बैलेंस इधर उधर शिफ्ट हो जाता था, इसलिए एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट थे बीच के। तो खैर बहरहाल मैं क्या कहूंगा, आपने क्या लिखा जी? एएस लेवल की अप्रोच में जाएं, यहां जाके क्या कहानी लिखेंगे? When an ionic compound is formed, when an ionic compound is formed, when an ionic compound is formed, होता क्या है? कॉमा लगा के लिखिए। Electrons are first removed from what? From the metallic atoms. Electrons are first removed from the metallic atoms. Which requires energy. Which requires energy. आप ब्रैकेट में I डॉट E लिख सकते हैं कि मैं आयनाइजेशन एनर्जी का जिक्र कर रहा हूं। कैपिटल E, I डॉट E मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। आपने क्या लिखा? When an ionic compound is formed, electrons are first removed from क्या? From the metallic atoms, which requires energy, and then these electrons are gained by the non-metallic atoms, and then these electrons are gained by the non-metallic atoms. अब मैं यहां लिखूंगा which might release energy. might क्यों लिखूंगा? पता नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं है, हमें क्या पता रिलीज होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो मैं इसलिए which might release energy लिखूंगा। यहां पे मैं श्योर नहीं हूं कि एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी, लेकिन वंस ऑपोजिटली चार्ज आयंस बन गए तो उनके बनने के बाद जो उनका क्रिस्टल लैटिस डेवलप होगा, उस वक्त क्या होगा? उस वक्त जब आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म होंगे तो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। वो सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को कंपनसेट करेगी, और जितनी एनर्जी एक्स्ट्रा उसमें रिलीज हुई होगी, दैट विल डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड। तो आई बिलीव मैंने क्या लिखा है कि these electrons are gained by the non-metallic atoms which might release energy. अब यहां से आगे लिखें, once the oppositely charged ions are formed, once the which might release energy, which might release energy, ये लिखने के बाद अगला पॉइंट लिखें, once the oppositely charged ions are formed, once the oppositely charged ions are formed, once the oppositely charged ions are formed, they will attract each other, they will attract each other by ionic bonds. They will attract each other by ionic bonds. या ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। They will attract each other by ionic bonds, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेंशन कर दीजिए। They will attract each other by ionic bonds या
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगला जुमला लिखिए, द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस the formation of crystal lattice involves a large number of ionic bond formation। क्या लिखा जी? the formation of crystal lattice involves a large number of ionic bond formation which releases a tremendous amount of energy, which releases a tremendous amount of energy which releases a tremendous amount of energy and makes the system stable। क्योंकि एनर्जी के रिलीज होने से क्या होता था? हमने क्या लिखा जी? द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस involves a large number of ionic bond formation that releases a huge या tremendous amount of energy। ठीक है, और ये tremendous amount of energy release हुआ है, this accounts for क्या? The stability of the ionic compound। आपने आखिरी जुमला क्या लिखा है जी? releases a tremendous amount of energy that makes the system stable, या that accounts for the stability of that। आप ये लिख दीजिए, बैकग्राउंड लिखिए पर क्या? That accounts for the stability of ionic bond or ionic compound, that accounts for the stability of ionic compound। So I believe आप यहां से एक बात पर गौर करेंगे कि जो मैंने अभी ये एएस लेवल वाली अप्रोच आपको सुनाई है, इसमें दो स्टेप्स हैं। एक स्टेप है जिसमें सिर्फ आयंस बनाए गए हैं, कैटायन बनाया गया है और एनायन बनाया गया है। सिर्फ कैटायन बनाना और सिर्फ एनायन बनाना इज नॉट स्टेबिलिटी। मतलब कैटायन बन गया तो वैलेंस शेल पूरा हो जाएगा, एनायन बन गया तो वैलेंस शेल पूरा हो जाएगा ना, बात खत्म हो जानी चाहिए। मतलब ओ लेवल के मुताबिक तो बात खत्म हो जानी चाहिए। ओ लेवल कहता है कैटायन बना दो, वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा, एनायन बना दो, वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा, सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। लेकिन भाई वो तो सिर्फ कैटायन बनाने में और एनायन बनाने में तो हमारी एनर्जी लग रही है। अगर हमारी एनर्जी लग रही है तो सिस्टम ने तो एनर्जी रिलीज ही नहीं की है, सिस्टम की तो एनर्जी लगी नहीं। तो अगर सिस्टम की एनर्जी इन्वॉल्व ही नहीं हो रही, आई डोंट थिंक कि सिस्टम स्टेबल हो रहा है। सिस्टम स्टेबल कब होगा? वंस द आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। उसके बाद स्टेबल कैसे होगा? उसके लिए आयनिक बॉन्ड्स बनेंगे। मतलब सॉरी, मैंने पिछला जुमला शायद गलत बोल दिया। वंस द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर फॉर्म्ड, वो आयंस आपस में एक दूसरे को क्या करें? अट्रैक्ट करें। जितने जोर से अट्रैक्ट करेंगे, जितना बड़ा क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे, जितने ज्यादा आयनिक बॉन्ड्स बनाएंगे, उतना ज्यादा स्टेबल होंगे। अकेले आयंस हमारे किसी काम के, अकेले आयंस कभी भी स्टेबल नहीं होते। आयंस स्टेबल कब होते हैं? जब वो क्रिस्टल लैटिस या क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं। क्यों? बिकॉज तब ढेर सारे आयनिक बॉन्ड्स बने होते हैं 715, तब ढेर सारी एनर्जी रिलीज हुई होती है। और ये एनर्जी का जो रिलीज है ना, ये क्या करता है? ये हमारे सिस्टम को स्टेबल करता है। बिकॉज मैंने पीछे क्या कह दिया था? सिस्टम अपनी एनर्जी से तंग है और अपने अंदर की एनर्जी को बाहर निकालना चाहता है। जितनी ज्यादा एनर्जी उसमें से रिलीज होगी, सिस्टम उतना ज्यादा क्या होगा? उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है जी। तो आई बिलीव एएस लेवल में सिस्टम की स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू क्या? नॉट रिलेटेड टू वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करना, बट रिलेटेड टू क्या? पूरे फिनोमेना में एनर्जी का रिलीज होना। तो मुझे इस बात से एंड नतीजा ये लगता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं, दे लीड द सिस्टम टू स्टेबिलिटी, व्हेयरएज एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या करते हैं? वो दे लीड द सिस्टम टू इनस्टेबिलिटी। फिर एक सवाल होता होगा, सर फिर वो होता है क्यों है? इस सवाल का जवाब शायद मैं आपको एएस में नहीं दे पाऊंगा। इट विल बी आंसर्ड इन A2। इट्स नॉट जस्ट द एनर्जी दैट इज इन्वॉल्व, इसके बाद भी एक कहानी है, वो मैं अभी तो सो सॉरी। खैर हाँ, पेज के हेडर पे आप ये लिख दीजिए, बेशक आप लिख दीजिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस लीड द सिस्टम टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। इमरान जरा गर्म पानी पिला दें बेटा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, दे लीड द सिस्टम टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, वेयरएज हालांकि वैसे तो मेरा बॉन्डिंग का चैप्टर, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों एनर्जेटिक स्टार्ट कर दिया है। बुशरा तुम्हारी मस्ती है सारी। तुमने सवाल पूछा मुझसे कोई स्टेबिलिटी का, और स्टेबिलिटी में
जो तुम सोच रही थी वो गलत था, जो तुमने सवाल बनाया है वो सही था, लेकिन जिस आर्ग्यूमेंट को तुमने बेस बनाकर सवाल पूछा वो आर्ग्यूमेंट ही गलत था। तो आई वांटेड टू करेक्ट दैट आर्ग्यूमेंट कि प्लीज अपना स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक कर लेते हैं। आई वांटेड टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन द चैप्टर ऑफ एनर्जेटिक्स, लेकिन यू नो पिछले साल स्टेबिलिटी मेरे ख्याल से इसी चैप्टर में पढ़ते हैं, किस जुमले से, बाजी वैलेंस शेल कंप्लीट कराओ स्टेबल हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। लेकिन एक्चुअल स्टेबिलिटी मैं इस चैप्टर में नहीं पढ़ाना चाहता, मैं तो एनर्जेटिक्स में पढ़ाना चाहता था। आप देख सकते हैं मेरे सारे जवाब बॉन्ड फॉर्मेशन, एनर्जी रिलीज के साथ जुड़ा हुआ है। तो आई थिंक चलो बॉन्ड तो बना ही रहा हूँ, तो मैंने यहाँ जवाब दे दिया है, मुझे ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने यहाँ पे नोट्स लिख दिए हैं। बहरहाल आई बिलीव एक चीज ऑब्वियस हो गई है कि ओ लेवल की अप्रोच से आधा जवाब मिलेगा, बल्कि अधूरा जवाब, गलत जवाब मिलेगा। कैसे? वो कहते हैं जी वैलेंस शेल कंप्लीट कर दो, कर दिए मैंने, सोडियम बोल दिया, तुम्हारे कैटायंस बना दिए, क्लोराइड के आयंस बना दिए, अलग अलग बना दिए। हालांकि उधर भी फिर मेरी एनर्जी लगी, इधर भी मेरी एनर्जी लगी है, तो सिस्टम की तो एनर्जी लगी नहीं, सिस्टम ने तो एनर्जी रिलीज की ही नहीं, तो उस बुनियाद पर तो सिस्टम अभी तक स्टेबल ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब अकेले अकेले कैटायंस, अकेले अकेले एनायंस नहीं बनाए जाते। क्या बनाया जाता है? कैटायंस और एनायंस को बिल्कुल एक दूसरे के आसपास बनाया जाता है कि तुम इलेक्ट्रॉन्स लूज करना भाई, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, तुम्हें हम एनर्जी दे देंगे, वो हमें एनर्जी दे देगा, फिर भी काम पूरा नहीं होगा। काम पूरा कब, हम खुश कब होंगे? जब तुम सारे आपस में चिपकोगे ना, तो ढेर सारी एनर्जी हमें मिलेगी, सराउंडिंग्स को ढेर सारी एनर्जी मिलेगी, सिस्टम में से एनर्जी रिलीज हो रही होगी, तो हम कहेंगे हाँ जी बड़ा काम हुआ है, बड़ा कारनामा हुआ है। अदरवाइज हम रिएक्शन को शायद उतना फीजिबल या स्टेबल की तरफ की बात नहीं करेंगे। जी क्या मतलब? देखिए बेटा, ओ लेवल भी तो किसी बला का नाम है ना, मतलब सब कुछ तो बकवास नहीं पढ़ी ना हमने वहां पे, कुछ तो उसका भी कॉन्सेप्ट है कि नोबल गैसेस की भी तो साइंस है। सबसे पहले हमें मालूम है नोबल गैसेस का हमें सबसे पहले पढ़ाया गया कि वो ऐसे होते हैं जी, इतने मैक्सिमम होते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। अब ये भी तो एक साइंस है ना, बनाने को तो सही कह रहा होगा सर जी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पकड़ के बॉन्डिंग में चले जाए, सही कह रहे हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होगी। क्या लिमिट होगी? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पीरियड नंबर 2, दैट इज फ्रॉम लिथियम टू नियॉन, उनके वैलेंस शेल में जो मर्जी कर लें, ओ लेवल कर लें कि ए लेवल कर लें, उनके वैलेंस शेल में कैपेसिटी कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो 8 से ज्यादा नहीं जा सकते, तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स ही होंगे, या मैक्सिमम कोई 8 इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब किताब ही लगेगा। हाँ, ये फिनोमेना हमें कहाँ पे अचीव हुआ? पीरियड नंबर 3 में जाकर, कि उसने कहा भाईजान जब स्टेबल होने के लिए ढेर सारे बॉन्ड्स बनाने हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को बोलो बॉन्ड्स बनाते हैं। अच्छा, वो क्यों बनाने में कामयाब हो गए? कि उनके वैलेंस शेल में 8 की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, उनके वैलेंस शेल में 18 तक गुंजाइश है। तो उनके पास अगर 9 होते ना, तो वो 9 के 9 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर देते, 18 बना देते। लेकिन हाँ, सल्फर के पास 6 थे मैक्सिमम, तो उसने हेक्साफ्लोराइड 6 फ्लोरीन जोड़ दिए अपने साथ। फास्फोरस के बाद 5 थे मैक्सिमम, तो उसने पेंटाफ्लोराइड 5 फ्लोरीन जोड़ दिए अपने साथ। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये उनको पता चल गया है कि हाँ, जितने ज्यादा बॉन्ड्स बनाओगे, तो उनको 2 बातें पता है। पहली बात, उनको क्या पता है कि जी नियरेस्ट नोबल गैस से ज्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। दूसरी बात भी उनको पता है कि यार जितने ज्यादा बॉन्ड्स बनाएंगे, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, उतना स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। तो वो दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, मैक्सिमम कितने बॉन्ड, तो मतलब हर किसी की अपनी एक मैक्सिमम बॉन्ड्स बनाने की गुंजाइश होगी। जैसे कि अगर हम पीरियड नंबर 3 वालों की बात करें, और पीरियड नंबर 3 में मैं अगर उल्टे तरीके से चलूं, तो इट इज सबसे पहले नियॉन के पास बॉन्ड बनाने की गुंजाइश नहीं है बेचारे के पास। क्यों नहीं? सर उसका ना वैलेंस शेल ही कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 ही हैं, क्या करे अब उसके साथ? हो उसे पीछे फ्लोरीन के पास क्या कैपेसिटी है? फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आई थिंक 8 बनाने तो एक ही मैक्सिमम जो मर्जी कर लें। फ्लोरीन कभी जिंदगी में एक से ज्यादा बॉन्ड्स क्लोरीन बना लेगा। क्यों? हालांकि है वो भी ग्रुप नंबर 7 में, लेकिन उसका पीरियड नंबर क्या है? 3। तो पीरियड नंबर 3 के चक्कर में क्या होता है, वो वैलेंस शेल में 8 की बजाय 18 की कहानी भी होती है। तो क्लोरीन का एक कंपाउंड है जिसमें वो 7 बॉन्ड्स बना रहा है। जैसे सल्फर ने 6 बना लिए ना, फास्फोरस ने 5 बना लिए, तो क्लोरीन अपने एक कंपाउंड में 7 बॉन्ड्स बनाएगा बस वो उसने बनाने। किसी को मसला इस बात से? क्यों? वो कहेगा भाई मैं पीरियड नंबर 3 में हूं, मेरे पास एक न्यू वैलेंसी है, कौन सी वाली?
वो एक्सपैंडेड ऑक्टेट वाली या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करने वाली, तो मैं 7 बॉन्ड बनाऊंगा। तो देयर इज अ कंपाउंड इन व्हिच क्लोरीन मेक्स 7 बॉन्ड्स। लेकिन हाँ, फ्लोरीन क्या करेगा? इट विल ऑलवेज मेक 1 बॉन्ड। क्यों? वो कहता है भाई मेरे पास 8 के ऊपर जाने का सोच ही नहीं जाती मेरी। अच्छा, फ्लोरीन के पीछे है ऑक्सीजन, मैक्सिमम 2 बॉन्ड्स, 6 8 ही करेगा, 18 वाला कॉन्सेप्ट उसके पास नहीं है। पीछे नाइट्रोजन 5 है, 3 ही करेगा, शेयर करेगा या 3 गेन करेगा, उससे ज्यादा उसके पास ऑप्शन नहीं। नाइट्रोजन के पीछे कार्बन, जो मर्जी है कर लें, दुनिया जहान के करोड़ों अरबों इसके कंपाउंड्स हैं, एक ही काम है इसका, 4 बॉन्ड्स मैक्सिमम। क्यों? वो कहता भाई मेरे पास 8 से ऊपर की कैपेसिटी कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप नीचे पीरियड 3 वालों पर आते हैं तो हाँ, वो नोबल गैस आर्गोन जैसे होने चाहिए, तो क्लोरीन आर्गोन जैसा बनने के लिए 1 शेयर कर लेगा, सल्फर आर्गोन जैसा बनने के लिए 2 शेयर कर लेगा, फास्फोरस आर्गोन जैसा बनने के लिए 3 शेयर कर लेगा। लेकिन उनका भाई खड़े में गया आर्गोन, हमें आर्गोन से क्या लगी है, सिर्फ उस जैसा थोड़ी बनना है। वो कहेगा हमारे पास और भी कैपेसिटी है। क्या कैपेसिटी है? ढेर सारे बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी है। तो आओ भाई, 2 क्या शेयर कर रहे हो, 6 के 6 जितने भी वैलेंस में सबके सब शेयर करने पर लगा दो। ठीक है, तो दूसरे कॉन्सेप्ट पे एएस लेवल की अप्रोच पे चलते हैं। किस अप्रोच पर? कि जनाब साहब जितने ज्यादा बॉन्ड्स बनाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा सिस्टम स्टेबल होगा। तो बनाओ फिर सारे के सारे बॉन्ड्स बनाओ। ठीक, तो दोनों बातें मद्देनजर रखी हमने, ओ लेवल वाली बात भी और ए लेवल वाली बात भी। इसलिए आप देख सकते हैं मैं ओ लेवल अप्रोच भी लिख रहा हूँ, उसको गलत तो नहीं कह रहा, लिखवा रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, तो सही है तो कह रहा हूँ ना, बस ऑर्डिनरी कह रहा हूँ। ओ लेवल को ऑर्डिनरी अप्रोच कह रहा हूँ, एएस लेवल को एडवांस अप्रोच कह रहा हूँ। ठीक है, बारह दोनों बातें ठीक है। अच्छा, कोई और सवाल? कंपाउंड नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस, मतलब वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन आई वुड रादर से सोडियम एग्जिस्ट नहीं करेगा, सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट करेगा। सोडियम एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा? अनस्टेबल है, उसको आग लगी हुई है, मतलब आग लगे ना लगे, लगेगी उसको कहीं भी छोड़ोगे तो उसको आग लग जाएगी। आपने पढ़ा है कि इट इज स्टोर्ड इन द, ये तो सही मुहावरा, इसके ऊपर सही मुहावरा सही बैठता है। तेन आग लगी है, वो कहना पर तू मैंने आवाज छोड़ते सही, तेन मतलब मैंने वाकई आग लगी। ठीक है, तो उसको आग क्या लगी है? आई थिंक ये मुहावरा किसी ने सोडियम को देख के बनाया होगा, यार तुझे क्या आग लगी हुई है? तो कहता है भाई मुझे तो आग लगती है, मुझे तो हवा में छोड़ दो, मुझे पानी के पास छोड़ दो, मुझे आग लगती है, क्योंकि मैं हूं दुनिया का बड़ा अनरिएक्टिव कह रहा हूं, अनस्टेबल, क्या अनस्टेबल मेटल हूं। मैं नहीं ऐसे अकेला रह सकता, मेरी स्टेबिलिटी तब आएगी जब मैं किसी कंपाउंड के साथ बनाऊंगा, कोई चिपक जाऊंगा किसी के साथ, तो वो उस वजह से। आई होप आपको बात समझ आ गई है। व्हाट आई मीन बाय स्टेबिलिटी इज लाइक उसकी एग्जिस्टेंस, कि वो जैसे कहते हैं ना, वो अक्सर इंसान हो नहीं, हाँ जी स्टेबल हो गए हो, मतलब स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हो, सोशली स्टेबल हो गए हो, बीवी बच्चे हो गए हैं, स्टेबल हो गए हो। वो बंदा कहते स्टेबल क्या हुआ हूँ, अब तो खराब हो गया हूँ। बहरहाल तो एक स्टेबिलिटी है, यू नो, कि जी एग्जिस्ट कर रहा हूँ, जिंदा हूँ तो मतलब स्टेबल हूँ। ठीक है, इसी तरह वहां पे भी अगर आग लगी हो तो स्टेबल नहीं होता। अभी उसको मसाइल चल रहे हो जिंदगी में, मामलात पूरे नहीं हुए हो तो स्टेबल नहीं होता, तो हो जाए तो फिर उसके बाद आगे जिंदगी के आगे वो क्या कहते हैं, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, फिर और मसले निकल आएंगे। सोडियम क्लोराइड का फर्दर रिएक्शन भी आ जाएगा एक, अब पता नहीं उसकी आपने न्यूट्रलाइजेशन करानी है कि डबल डिस्प्लेसमेंट करानी है, कि किसके साथ उसका रिएक्शन कराना है, किसके साथ नहीं कराना, फिर पता चलेगा कि और स्टेबल होना है कि नहीं होना। ठीक है, इंसानों की तरह एटम्स भी बड़े क्या कहते हैं, किसी मुकाम पे ठहर नहीं रहे हैं, आगे से आगे जाना चाहता है सब। ठीक है, खैर बहरहाल क्या बात हो रही है जनाब साहब, अगले सवाल पे जाते हैं। कोई और एक बुशरा का सवाल है? टके का ताल्लुक नहीं है। न्यूक्लियस इज न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियस इज नेवर इन्वॉल्व्ड इन केमिस्ट्री अदर देन फॉर द फैक्ट के उसने इलेक्ट्रॉन्स को खींच के या होल्ड करके रखना है। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। केमिस्ट्री में सारा का सारा गेम किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का गेम है, उनका लूज है, उनका गेन है, उनका शेयर है, उनकी बॉन्डिंग है। हाँ, न्यूक्लियस का इतना इन्वॉल्वमेंट जरूर है कि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रिकल पुल प्रोवाइड करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी, औरों के इलेक्ट्रॉन्स को भी। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जाके अगर आपने कुछ तब्दीली लानी है तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है, न्यूक्लियर फिजन हो सकता है, और उसको हम केमिकल प्रोसेस नहीं कहते, उसको हम न्यूक्लियर प्रोसेस कहते हैं।
और न्यूक्लियर प्रोसेसेस हम फिजिक्स में पढ़ेंगे तो उसको हम फिजिकल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, हम उसको केमिकल प्रोसेस नहीं कहेंगे। केमिकल प्रोसेस को कहते हैं ये जो आयनिक कोवलेंट बॉन्डिंग वाला, इलेक्ट्रॉन्स वाला, लूज गेन शेयर वाला है, इसको हम केमिकल प्रोसेस कहते हैं। मैं जाना चाहता हूं दूसरे वाले सवाल की तरफ। वहां क्या लिखा हुआ आपने? Explain why a covalent compound is more stable than its respective elements। इसकी O level approach exactly वही है जो पहले लिखी हुई है आपने। क्या जवाब देंगे आप? पूछें सर, बिस्मिल्लाह करें। Chemistry is all about electrons, so physics is all about nucleus। नहीं, it's not all about nucleus, it's one of the section of physics। फिजिक्स के 1000 सेक्शंस होते हैं, 1000 ब्रांचेस होती हैं। मैकेनिकल फिजिक्स अलग है, थर्मल फिजिक्स अलग है, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स अलग है, न्यूक्लियर फिजिक्स अलग है, पता नहीं कितनी कितनी फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स अलग है, मॉडर्न फिजिक्स अलग है, आइंस्टाइन की फिजिक्स अलग है, न्यूटन की फिजिक्स अलग है, हर किसी का अपना अपना शोबल है। जी बस ठीक हो गया, आगे चलेंगे जनाब साहब। होपफुली आपके सवाल से पहले ही मैंने उसको खत्म कर दिया जी। सो क्या बात हो रही है जी? कुछ बात चल रही है। Explain why a covalent compound is more stable than what? Than its respective elements। उसके जवाब में आप मुझे क्या जवाब देंगे? वहां पर क्या होता है, आपका एक मॉलिक्यूल बना होता है, उस मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल बनता कैसे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और शेयर क्यों किया जाता है? वैलेंस शेल को कंप्लीट किया जाता है। आई बिलीव इन द मॉलिक्यूल, एक काम करने वाले because in the molecules of an ionic, in the molecule of a compound, because in the molecules of compound, O level approach में, yes, because in the molecules of compounds, in the molecules of compounds, the valence shells of atoms are complete. The valence shells of atoms are complete. In the molecules of compounds, the valence shells of atoms are complete, whereas in the case of, in the elements, the valence shells of atoms are incomplete. Whereas in the elements, the valence shells of atoms are incomplete. So I hope जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि वहां पे आपने कहा आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, वैलेंस शेल्स ऑफ आयंस कंप्लीट होते हैं, एलिमेंट्स में एटम्स की वैलेंसी शायद कंप्लीट ना होती हो। इधर मैंने कहा जी मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है, जब एक दफा मॉलिक्यूल बन जाता है तो बनता ही किस बुनियाद पर है? इसी बुनियाद पर तो बनता है कि एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके अपनी वैलेंसी कंप्लीट की है। तो जब मॉलिक्यूल बन जाता है तो हमने कहा वैलेंस शेल ऑफ एटम्स आर व्हाट, जो भी मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम्स हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है, उनका वैलेंस शेल क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो क्या जुमला बना है जी, पढ़ें जरा। बिकॉज इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स द वैलेंस शेल्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल के अंदर के जो एटम्स हैं उनकी बात हो रही है, द वैलेंस शेल्स ऑफ एटम्स आर कंप्लीट, whereas in the elements the valence shells of atoms are incomplete। ये आपकी आ गई जी कौन सी वाली, ऑर्डिनरी लेवल वाली अप्रोच आ गई। अब इसके अगर हम एएस लेवल की अप्रोच पे जाएं तो यहां क्या होगा, देखें यहां 1 सेकेंड में आपको बताता चलूं, मैं आपको पूरा का पूरा रिएक्शन के सारे स्टेप्स नहीं समझाऊंगा, ठीक है। हाँ, मैं इतनी बात जरूर समझा सकता हूं कि समटाइम आप कहेंगे सर जी ये जो कंपाउंड बनता है ये सीधा सीधा एटम से थोड़ी बनता है, पहले भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, एलिमेंट्स के भी क्या एग्जिस्ट करते हैं। तो आप कहेंगे सर उनके बॉन्ड्स तोड़े जाते हैं, मैं कहूँगा हाँ जी उनके बॉन्ड्स तोड़े जाते हैं। फिर नए बॉन्ड्स क्या होते हैं, नए बॉन्ड्स बनाए जाते हैं। तो जो नए बॉन्ड होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें शायद एनर्जी रिलीज ग्रेटर देन क्या, ग्रेटर देन होती होगी किसके, उनके के जिन बॉन्ड्स को तोड़ा गया है, ठीक है। आई बिलीव क्या होता है, आई बिलीव एनर्जी इस पूरे प्रोसेस में भी रिलीज होती है, इसलिए सिस्टम क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो एएस लेवल की अप्रोच पे जाएं, वहां देखते हैं कि मैंने वहां क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। कॉपी दिखाओ जी। एएस लेवल की अप्रोच में जाएं जी, वहां लिखें व्हेन अ कोवलेंट कंपाउंड इज फॉर्म्ड, when a covalent compound is formed,
bonds if any, bonds कॉमा लगा के लिखें if any, फिर कॉमा लगा के लिखें, क्या लिखा जी? when a covalent compound is formed, bonds if any in the elements are broken first, bonds if any in the elements are broken first, which requires energy, इधर ब्रैकेट में क्या लिखूं? बॉन्ड एनर्जी। जो बॉन्ड वो पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाली का नाम क्या था? आयनाइजेशन एनर्जी। अभी जो आपके पुराने बॉन्ड्स तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके लिए क्या नाम होता है? दे कॉल इट बॉन्ड एनर्जी। कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी को क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? मैंने कोवेलेंट कंपाउंड इज फॉर्म, क्या लिखा है? आ जाओ। बॉन्ड्स इफ एनी प्रेजेंट इन द एलिमेंट्स आर ब्रोकन फर्स्ट। अच्छा, क्या भाई दिखा देते? bonds if any in the elements are broken first, which requires energy, इसका नाम क्या है? bond energy। ठीक है, and then new bonds are formed, then new bonds between atoms are formed, then new bonds between atoms are formed that releases energy, that releases energy, that releases energy। फिर अगला जुमला लिखिए, the amount of energy released, the amount of energy released, the amount of energy released must be greater than the amount of energy, again, the amount of energy released while bond formation, the amount of energy released while bond formation is always greater than the amount of energy absorbed. The amount of energy released while bond formation is always greater than the amount of energy absorbed while bond breaking. The amount of energy released while bond formation is always greater than the amount of energy absorbed while bond breaking. Hence, net energy is always released. Hence, net energy is always released. Hence, क्या जनाब? Net energy is always released. So we say that system goes towards stability. So we say that compound is more stable than the elements. So we can say that compound is more stable than the elements. चूंकि नेट एनर्जी रिलीज हुई है और हमने पढ़ा है कि जब भी एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। Hence we can say that compound is more stable than its respective elements. यहां तक किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। आप किस सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रही हैं? मुझे कोई एग्जांपल दीजिए कि किस वक्त कौन से सिस्टम की बात हो रही है, कौन सी सराउंडिंग्स में बात हो रही है, किस सिस्टम के अंदर एनर्जी कम है, कब सराउंडिंग्स में एनर्जी ज्यादा है और कैसे एनर्जी फ्लो कराऊं। आप कौन सी सिचुएशन मुझे बता रही हैं? मतलब इस सिचुएशन में एग्जांपल दीजिए ना। आप वाटर को सिस्टम समझती हैं और एयर को सराउंडिंग समझ रही हैं। आई एम सॉरी, जरा अपने सवाल पे दोबारा गौर करिए। आप क्या पूछ रही हैं मुझसे? सुनो यार, सवाल सुनो ना भाई, छोड़ दो, सवाल सुनो। क्या हो रहा है? हाँ, वाटर फॉर्म होते वक्त एनर्जी रिलीज हो रही है। डन। कब?
अभी आपने कहा वाटर फॉर्म हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, मैंने कहा हो रही है, सिस्टम स्टेबल हो गया है। अब यहां से आगे क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा। कब ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी? अच्छा, एनर्जी रिलीज हो रही है। ओ अच्छा, सराउंडिंग में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो आपको लगता है कि सराउंडिंग में एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा? वापस अंदर जाएगी। अच्छा, आप शायद फिजिक्स पढ़ रही हैं और फिजिक्स में आपको लगता है कोई लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज अप्लाई हो रहा है, कि कुछ थर्मल एनर्जी शायद मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसने मूव करना है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, या हायर को क्या होता है, डिफ्यूजन शायद पढ़ रहे हैं हम, कि मॉलिक्यूल्स ने मूव करना है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या फिर शायद क्या हो रहा है, आई थिंक वो कोई वो क्या बोलते हैं, प्लांट्स के बीच में से रिस्पायरेशन हो रही है, कि जो कुछ भी हो रहा है। आई एम सॉरी बेटा, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, आप केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स की किसी बात को रिलेट कर रही हैं। वो जो आपने कहा ना, एनर्जी केमिस्ट्री में एनर्जी ऐसे अपनी मर्जी से नहीं जाती, जहां ज्यादा होगी वहां कम होगी, तो यहां से वहां निकल जाएगी। यहाँ प्रॉपर रिएक्शन होगा तो एनर्जी निकलेगी, यहाँ बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। और जो आपका आर्ग्यूमेंट है कि सर एनर्जी ने जाना है यहां से वहां, कि जी जहां ज्यादा है वहां से कम वाली की तरफ चले जाना है, मतलब डिफ्यूजन वाला एग्जांपल ले लिया, या क्या बोलते हैं टेम्परेचर हायर वाली जगह से लोअर की तरफ थर्मल एनर्जी के मूव होने का जिक्र ले लिया। ये फिजिक्स है, फिजिक्स में ऐसा होता है, केमिस्ट्री में नहीं होता। केमिस्ट्री में ऐसे एनर्जी रैंडमली नहीं मूव करती, ठीक है। केमिस्ट्री में एनर्जी कब निकलती है, जब बॉन्ड बनता है, कब देनी पड़ती है, जब बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा वहां, ठीक है। एनीथिंग एल्स प्लीज? मतलब वहां ये नहीं हो रहा कि हायर एनर्जी जहां है वहां से लोअर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर एटमोस्फेयर में जितनी भी एनर्जी हो जाए, किसी बॉन्ड ने फैसला कर लिया कि मैंने बनना है, तो अब एनर्जी रिलीज होनी है। उसके अंदर जितनी भी थोड़ी रह जाए, बाहर जितनी भी ज्यादा हो, ठीक है, उस धमाके ने होना ही होना है, एनर्जी उसने बाहर निकालनी है, ठीक है। सो मसला ये है, बस आई थिंक मैं इतनी जवाब ही दूंगा आपके सवाल का, मैं इसके अंदर मजीद नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि सवाल हम पढ़ केमिस्ट्री ने, सवाल थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड है, उस एग्जाम्पल को कैरी कर रहा है। बहरहाल तो लो जनाब साहब, आज का लेक्चर आपकी स्टेबिलिटी की नजर हुआ चाहता है, ठीक है। मैंने आज पढ़ाना कुछ और था, लेकिन कोई बात नहीं। अभी भी आप अब मुझे अपना वो पहला सवाल याद कराएं जो आपने आज के लेक्चर के आगाज में बोला है कि स्टेबिलिटी यूं होगी तो वो होगा। मिक्स कर रही हैं आप, दो स्टेटमेंट सब मिक्स कर रही हैं, एक एक स्टेटमेंट करके बोलेंगे, दो सवाल नहीं पूछेंगे एक वक्त में, एक सवाल। 2 मिनट बेटा, सवाल तुम सुनना। अच्छा, वैसे आपको बात बताओ, आफ्टर ऑल दिस एक्सप्लेनेशन अब सवाल पूछिए, थोड़ा चेंज करके पूछिएगा। अभी भी उन्हीं लफ्जों में मत पूछिएगा, अब न्यू लफ्जों में पूछिएगा, इस न्यू कॉन्सेप्ट को बुनियाद बना के सवाल पूछेगा, तो सवाल खत्म हो जाएगा, है ना। तो अगर आप इस न्यू आइडिया और स्टेबिलिटी को दिमाग में रखती हैं, तो जो आप सोच रही थी पहले, उस सोच को खत्म करना पड़ेगा और इस नए हिसाब से सोचना पड़ेगा। ज्यादा बॉन्ड्स बने हैं, ज्यादा स्टेबल है, बात खत्म, ठीक है। हाँ, अब अगर आपने इसको तोड़ना है तो दें फिर उसको एनर्जी, तो फिर टूट जाएगा। अगर उसको बनाना है तो उसको एनर्जी निकालना है अपने अंदर से। बहरहाल फर्दर जो रिएक्शंस की एनर्जेटिक्स हैं, अभी तो मैंने किसी रिएक्शन की एनर्जेटिक्स डिस्कस नहीं किया आपसे, मैंने एक कंपाउंड बनने की एनर्जेटिक्स डिस्कस की है कि कंपाउंड जब आयनिक बनता है तो क्या होता है, कंपाउंड जब कोवेलेंट बनता है तो क्या होता है। हाँ, वो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करें तो उन रिएक्शंस की एनर्जेटिक्स क्या होती है, मैंने उसको अभी तक डिस्कस नहीं किया, वो मैं उसके चैप्टर में जाकर ही डिस्कस करूंगा। किसी को मसला जी, एनीथिंग कुछ और पूछना चाहेंगे? चले जी, आई थिंक आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म किया जाता है, कल यहीं से आगे